वीर इस वक्त बौखलाया हुआ था, नाराज था, एक तड़प से उबल रहा था, क्योंकि वो इस बात को गले से नीचे उतार ही नहीं पा रहा था कि केसर उससे दूर जाने के बारे में भी सोच सकती है, और इस बात को वो सहता भी कैसे। उसके दिमाग में तो यही फितूर था कि वो केसर का जुनून है, उसका इश्क है, और वो उससे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। पर कुछ घंटों पहले केसर ने वीर का यकीन हिला दिया था, और इससे पहले कि वो इस बात को लेकर अपने आप को नॉर्मल कर पाता, अनिरुद्ध उसके पास आकर खड़ा हो गया था। वहीं अनिरुद्ध ने ना अंदर आने के लिए पूछा और ना बैठने के लिए। पूछता भी क्यों, लड़कपन का जिगरी दोस्त था आखिर, और उन दोनों के बीच पक्का अपनापन था, जब तक वीर ने केसर से जबरन शादी नहीं कर ली थी। अनिरुद्ध ने बैठते ही फर्श पर पड़े टूटे हुए पेपरवेट की तरफ इशारा करते हुए वीर से पूछा, उस बेचारे बेजुबान पेपरवेट का कसूर जान सकता हूँ? वीर झुंझलाते हुए बोला, अनिरुद्ध प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। मैं इस वक्त तुम्हारा कोई ताना सुनने के मूड में नहीं हूँ यार, और अगर तुम फिर से केसर को लेकर मुझ पर कोई इल्जाम लगाने आए हो तो कल आना। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत गर्म है, और मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसका मुझे बाद में अफसोस हो, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। अनिरुद्ध ने शांत रहते हुए आगे कहा, ठीक है चला जाऊंगा, जानता हूँ कि तुम कितने मूडी हो और तुम्हारा दिमाग कितनी जल्दी गर्म होता है, पर मैं यहाँ न तुम्हें कोई ताना देने आया हूँ और ना ही केसर के एक्सीडेंट का कोई इल्जाम तुम्हारे माथे मढ़ने आया हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे सॉरी कहने आया था वीर। वीर ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम मुझे सॉरी कहने आए थे अनिरुद्ध? वाओ, ये तो नई बात कर दी तुमने यार। अक्सर लोग मुझसे मेरे कड़क और सख्त रवैये की वजह से उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें सॉरी बोलूं, और तुम मुझसे सॉरी कहने आए हो, बट क्यों? अनिरुद्ध ने संजीदा होते हुए कहा, ज्यादा अनजान बनने की और बात को हंसी में उड़ाने की जरूरत नहीं है वीर। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब हम 10 साल के थे, और तुम्हारा हमेशा से यही एटीट्यूड है वीर, कि जैसे ही बात संजीदा होने लगे, जज्बातों पर आ जाए, किसी दुखती रग पर हाथ लग जाए, तो तुम इस तरह तानों और मजाक के पर्दे के पीछे छिप जाते हो। बट सॉरी ब्रो, अनिरुद्ध राणावत ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं सीधे सपाट शब्दों में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं भरे हॉस्पिटल में तुमसे केसर को लेकर झगड़ा करता या तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुंचाता। केसर के एक्सीडेंट के लिए ताना मारना भी सही नहीं था। एक्चुअली इस पूरे मामले में मेरा उस वक्त बोलने का कोई हक नहीं था, पर मैं न जाने क्यों तुम्हें क्या क्या कह बैठा। बस इसलिए मैं यहाँ तुमसे सॉरी कहने आया था। अब अगर तुम इस बात का मजाक उड़ाना चाहते हो या फिर कोई चीज उठाकर दीवार पर मारना चाहते हो तो शौक से कर सकते हो, क्योंकि अब मैं चलूंगा, बाय। अनिरुद्ध परेशान होकर कुर्सी से उठकर जाने ही लगा था कि वीर ने इंटरकॉम उठाया और पियन से कहा कि वो 2 ब्लैक कॉफी लेकर उसके केबिन में आए। अनिरुद्ध थोड़ा हैरान हुआ पर वापस कुर्सी पे बैठ गया। वीर ने खाली कागज के पन्नों पर पेन घुमाते हुए अनिरुद्ध से कहा, नहीं यार, मैं इतना भी नहीं गिरा कि अपने जिगरी यार की माफी का मजाक उड़ाऊं या उसे लेकर तंज कसूं। और तुम्हारी गलती भी क्या है? मेरा जो केसर के साथ रिश्ता है उसे देखकर पूरी दुनिया यही सोचेगी कि मैंने ही केसर को मारने की कोशिश की है। सो चिल यार, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। इस पर अनिरुद्ध ने पूछा, अगर इतना जानते हो तो केसर के साथ अपना रिश्ता सुधार क्यों नहीं लेते? वीर ने रूडली कहा, व्हाट आर यू क्रेजी? अपनी रेशम के खूनी के साथ रिश्ता सुधार लूं? तो फिर उसे छोड़ दो। अनिरुद्ध की बात पर वीर ने उफनते हुए कहा, छोड़ दूं? केसर को आजाद कर दूं? अनिरुद्ध, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो? तुम जानते हो कि ना ऐसा कभी होगा और ना मैं होने दूंगा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है फिर, जब अपनी लगाई हुई इस आग में झुलस कर परेशान हो जाओ तो बता देना, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने आ ही जाऊंगा। अब मुझे वाकई में चलना चाहिए। वीर से पूरी तरह निराश होकर, उससे पूरी तरह नाराज होकर अनिरुद्ध उसके कैबिन से जाने लगा तो पता नहीं वीर के दिमाग में क्या आया, और उसने अनिरुद्ध को आवाज लगाते हुए रोका और पूछा, अनिरुद्ध, एक सवाल का जवाब देते हुए जाओ। अनिरुद्ध ने चिढ़ते हुए कहा, जानता हूं कि तुम्हारा सवाल वाहियात ही होगा, पर ठीक है, पूछो। इस पर वीर ने कहा,
अगर मैं केसर को आजाद कर दूं या वो मुझे छोड़कर चली जाए, ऐसे हालात बन जाएं कि मुझे उसे तलाक देना पड़ जाए तो? अनिरुद्ध ने पूछा। तो क्या? वीर ने पलटकर पूछा। तो क्या तुम केसर से शादी कर लोगे? अनिरुद्ध ने इरिटेट होते हुए कहा। सीरियसली वीर, ये तुम्हें अभी करना है? हाँ अभी, और मुझे सच्चा जवाब चाहिए। फिक्र मत करो, हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मैं तुम्हारे जवाब को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। वीर की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपने आप को स्थिर और शांत करते हुए कहा। फाइन, फिर मैं तुम्हें सच्चा जवाब ही देता हूँ वीर। अगर तुमने केसर को छोड़ दिया या वो किसी भी वजह से बेसहारा हुई तो हाँ, मैं केसर से शादी कर लूंगा बिना 2 बार सोचे। आई होप इस जवाब को सहने की हिम्मत तुम में होगी, जैसा कि तुमने अभी अभी दावा किया था। और अब फाइनली मैं चलता हूँ, शाम को केसर को देखने हॉस्पिटल आऊंगा। बाय। अनिरुद्ध ने वीर के कुछ कहने का, किसी रिएक्शन का इंतजार नहीं किया और तीर की तरह वीर के कैबिन से निकल गया। अनिरुद्ध अपनी बात कहकर चला तो गया, पर जाते जाते वीर के अंदर सुलग रही आग को और भी भड़काकर चला गया, जो उसके सीने में तब से लगी हुई थी जब से उसे ये एहसास हुआ था कि 1 महीने के अंदर ठीक होने के बाद केसर उससे कुछ हफ्तों के लिए ही सही पर अलग हो रही है। ऊपर से ये समझना कि दुनिया में केसर का हाथ थामने वाला कोई और है। वो वीर से अलग हो सकती है, पर वो कभी भी बेसहारा या अकेली नहीं हो सकती। अचानक वीर को इस खौफ ने दोबारा जकड़ा कि अगर केसर चली गई तो वीर अकेला हो जाएगा। पहले ये डर था कि कहीं मौत केसर को वीर से न छीन ले, और अब ये डर था कि कहीं केसर को चाहने वाले उसे वीर से न छीन ले। वीर ने किसी तरह खुद को संभाला, पियन के लाए हुए दोनों ब्लैक कॉफी के कप जल्दी जल्दी पिए और फिर अपने टेबल की एक दराज खोली और उसमें रखी हुई अपनी और रेशम की तस्वीर निकालकर उसने अपने सामने रखी। अचानक वीर का चेहरा पिघल सा गया, आंखों में नमी और होठों पर बेबसी ने घर बना लिया। तस्वीर में रेशम के हंसते हुए खुशनुमा चेहरे को छूते हुए वीर ने भरे गले से कहा, देख रही हो ना रेशम, क्या हालत हो गई है तुम्हारे वीर की। मैं उस औरत को खोने से डर रहा हूँ जो तुम्हारी कातिल है, जिसे मैं बर्बाद करना चाहता हूँ। और जानती हो मैं उसे खोने से इतना डर क्यों रहा हूँ? क्योंकि केसर से नफरत, उससे ये गुस्सा, ये कोफ्त, यही मुझे जिंदा रख रही है रेशम। सारा प्यार और सारी जीने की वजहें तो तुम अपने साथ ले गई। अब मेरी जिंदगी में केसर से नफरत के अलावा है क्या? अगर वो भी चली जाएगी तो मैं जीऊंगा कैसे? और मैं इस वक्त इतना कमजोर हूँ कि मैंने हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही केसर से उसकी बेहोशी की हालत में भी यही कहा था कि प्लीज मरना मत। मैं क्या कर रहा हूँ रेशम? कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। शायद केसर को बर्बाद करके ही सुकून मिले, या शायद तब भी नहीं। इस थके हुए हारे हुए वीर को इस कैबिन के बाहर कोई देख नहीं सकता था, और शायद इसलिए वो न जाने कितनी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा और ये सोचता रहा कि वो केसर के इस फैसले को कैसे हैंडल करेगा। क्या वो उसे रोकना चाहता भी है? और अगर हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जो केसर को उसके पास रोकती है? और कुछ मीलों दूर वीर की सोच से ठीक उलट सोच रही केसर की माँ शगुन बुआ के साथ राठौर महल पहुंच रही थी। वसुंधरा ने सारे रास्ते शगुन बुआ से बात नहीं की थी, और वसुंधरा के बेटी की ममता में आकर बदले हुए ये तेवर शगुन बुआ के बर्दाश्त से बाहर थे। पर वो ये नहीं जानती थी कि वसुंधरा का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि जब केसर वीर के घर से लौटेगी तो वसुंधरा अपनी बेटी की बिगड़ी हुई जिंदगी वापस कैसे बनाएगी, समाज का और अपने ही घर से उठने वाली आवाजों का सामना कैसे करेगी। थोड़ी ही देर में दोनों औरतें राठौर महल पहुंच गईं। गाड़ी से उतरकर जैसे ही वसुंधरा ने शगुन बुआ के साथ घर के अंदर कदम रखा तो सामने उसके आग बबूला होते हुए पति रतन राठौर खड़े थे। जैसे ही रतन ने वसुंधरा को देखा तो उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इतनी जुर्रत वसु, इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई तुम में कि अपने बींद की मर्जी के खिलाफ जाके तुम केसर को देखने हॉस्पिटल चली गई? हाँ, मेरी मर्जी के खिलाफ, रतन राठौर की मर्जी के खिलाफ।
अगर मैं शगुन को ना भेजता तो तुम तो केसर को छोड़कर वापस घर ही नहीं आती। 2 पल न सोचा तुमने मेरी और इस खानदान की इज्जत के बारे में? क्या बोलेंगे सब बिरादरी में हैं कि बातें तो रतन ने बड़ी बड़ी की थी बेटी की शादी करके उसे बेदखल करते वक्त, पर केसर को एक खरोंच क्या लगी, राठौर ने महल के दरवाजे खोल दिए उसके लिए। अब चुप क्या खड़ी हो वसु, कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। वसुंधरा ने अपने फूंकारते हुए पति को बड़ी ठहरी हुई नजर से देखा, पास में आंगन में रखे मिट्टी के घड़े से पानी निकाल कर पिया और फिर अपने पति से कहा, खरोंच नहीं आई है उसे, कुल चोट आई है, 3 फ्रैक्चर है, सर में और दोनों कंधों में चोट आई है, एड़ियों में जोड़ का मांस फट गया है, अभी तो बिना सहारे के चल भी नहीं सकती। ठीक होने में ही शायद उसे महीने भर से ऊपर लगेगा। जब उसके सारे जख्म भर जाएंगे, उसकी हड्डियां वापस जुड़ जाएंगी और उसके छिले हुए शरीर पर सिर्फ एक खरोंच रह जाएगी ना, तब आप ये सारी बातें दोबारा दोहराना। तब शायद ये बातें सुनने में इतनी जहर ना लगे जितनी अभी लग रही है। ये कहते कहते वसुंधरा की आंखों से आंसू छलक आए और उनका गला रुंध गया। नमी तो रतन की आंखों में भी थी। ये सोचकर कि केसर तो बचपन में एक खरोंच भी सह नहीं पाती थी, तो इतनी चोट में, इतने दर्द में वो कैसे तड़प रही होगी। पर रतन पिघल नहीं सकते थे, छोटी बेटी रेशम की मौत भूल नहीं सकते थे। बिरादरी में सीना ठोक के जिस बेटी को ठोकर मार दी थी, उसके जख्मों पर मलहम नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने पिघलते हुए दिल को संभाला और अपनी पत्नी से कहा, वो सब मैं नहीं जानता वसु, पर अब तुम केसर को देखने हॉस्पिटल या उसके ससुराल नहीं जाओगी। तभी शगुन बुआ ने भी रतन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ कुल, तुम ही रोको अब इसे, मेरे साथ तो ये बगावत पर उतर आई है। ये सुनकर वसुंधरा दुखी होकर बोली, बगावत पर नहीं उतरी शगुन जीजी, मजबूर हूँ दिल के हाथों। एक बेटी भाग्य ने मुझसे छीन ली और दूसरी आप दोनों मुझसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि बात मेरी जुबान की है, मेरी प्रतिज्ञा की है और बिरादरी में किए गए ऐलान की है कि मैंने केसर को कुल से ही अलग कर दिया है। इस पर वसुंधरा ने भावुक होते हुए कहा, आप कर सकते हैं, क्योंकि केसर को मैंने अपने पेट से जना है, आपने नहीं। इसलिए वीर के साथ उस नर्क में जलती केसर है, पर दर्द मेरी कोख में होता है। और अगर आप अभी भी अपनी बेटी के दुख से, उसके दर्द से नहीं पिघले हैं, तो आप एक काम कीजिए, जैसे केसर को बिरादरी से निकाला है, वैसे ही अपनी बीवी को भी निकाल दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी केसर को अपने पास रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वसुंधरा का ये ऐलान सुनकर रतन और शगुन बुआ खड़े के खड़े रह गए। वसुंधरा केसर को वापस घर लेकर आ रही थी, वीर से अलग कर रही थी। क्या वसुंधरा के पति और उसके ससुराल वाले वसुंधरा को ये करने देंगे? क्या केसर के लिए कभी उसके मायके के दरवाजे खुलेंगे? क्या रतन एक बार भी अपनी घायल बेटी को देखने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या केसर के नसीब में पति और मायका दोनों की नफरत लिखी है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ।